नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग वो जो भारत विभाजन का जो दुखद घटना है जिसको कि इन स्वार्थी और देश के दुश्मन राजनीतिज्ञों ने आज़ादी का दिन का नाम दे रखा है। 15 अगस्त भारत के लिए सत्ता हस्तांतरण के साथ और उससे भी अधिक भारत के लिए सर्वाधिक ऐतिहासिक दुखद घटना है। द मोस्ट हिस्टोरिकल ट्रेजिडी इन इंडियन हिस्ट्री, भारत के इतिहास में। तो उसी प्रकरण में जैसा कि बताया गया था कि यदि पाकिस्तान अलग हो जाता और शांति से रहता एक भाई की तरह, ऐसा नहीं हुआ। वह देश विरोधी साम्राज्यवादी ताकतों के गोद में जाकर के वो खेलता रहा और वो साम्राज्यवादी ताकतें, भारत विरोधी साम्राज्यवादी ताकतें भारत के खिलाफ उस पाकिस्तान को इस्तेमाल करते रहे। और इसी प्रकरण में बताया गया था कि ये अमेरिका 1965 में पैटर्न टैंक दिया था और दुनिया के सामने ये घोषित किया था कि ये पैटर्न टैंक अजेय हैं, इनविंसिबल हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता, इनसे कोई जीत नहीं सकता। और पाकिस्तान के अतिवादी फंडामेंटलिस्ट कह रहे थे कि हम तो पैटर्न टैंक पर, उसमें पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? इस्लामाबाद, नहीं सॉरी, वो रावलपिंडी थी। इस्लामाबाद तो अब हुई है। तो बोलते थे कि हम रावलपिंडी से ही जो है इस पैटर्न टैंक पर बैठेंगे और चूंकि अजेय है इसको कोई रोक नहीं पाएगा, भारत भी इसको रोक नहीं पाएगा। तो रावलपिंडी से बैठकर सीधे जो है जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। इस तरह की बातें बोला करते थे। तो जब उसने पाकिस्तान ने आक्रमण किया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, हमारे थल सेना अध्यक्ष थे जयंतीनाथ चौधरी, JN चौधरी जी थे। चौधरी साहब को बुला करके शास्त्री जी ने कहा कि चौधरी साहब, अब देश की सुरक्षा आपके हाथों में है। अब उनके लिए भी बहुत विकट समस्या थी, इसे जो करीब 20-25 टैंक वहाँ से चले थे उनको रोकना। तो चौधरी साहब भी जो पुराने जनरल थे, आप सभी लोग जानते होंगे, जनरल करियप्पा और जनरल थिमैया, ये बहुत नामी गिरामी भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने उनसे
मशवरा किया और इस संकट के विषय में बताया। तो जनरल लोगों का, हमारे जो थल सेना अध्यक्ष जनरल लोगों का बहुत तजुर्बा रहता है, जो कि मुल्क के बहुत काम आता है। उन्होंने बताया कि टैंक चाहे कितना भी अभेद बनाया जाए, कितना भी इनविंसिबल बनाया जाए, कुछ पोर्शन उसका इस टाइप का होता है जहाँ से भेद किया जा सकता है, लेकिन वो पोर्शन नीचे की ओर होता है। तो हमारे तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जयंतीनाथ चौधरी ने 20-25 सैनिकों के साथ वो मैंने बिल्कुल बारूद बांध करके उनके शरीर में लिटा दिया। वो टैंक उनके शरीर से गुजरा, विस्फोट हुआ अंदर से ही, और अंदर से ही वो जो है वो पटन टैंक ध्वस्त हुआ। लेकिन ये उनको करना पड़ा कि हमारे 20-25 सैनिकों के साथ वो बारूद का गोला बांध करके वो सैनिक लेटे। और इसके बाद एक हमारा उसमें विमान था नेट, KNAT नेट, जो कि कानपुर में साथ फैक्ट्री थी कोई, या हाल की थी या किसी की थी, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की थी या किसी की थी। तो छोटे किस्म का वो विमान बनता था नेट। अब उसमें के लोग हैं, वो लोग जानते होंगे, अब तो पता नहीं है आज की पीढ़ी जानती कि नहीं जानती। नेट विमान था, वो छोटा सा पक्षी टाइप का, माने पक्षी के बराबर नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो सावर जेट और इसके तुलना में तो बहुत छोटा ही था। वो कहीं भी घुस जाता था। तो वो जो है बम लेकर के, बम माने बरसाता नहीं था, वो बम लेकर के सीधा उसी में पटन टैंक में ही वो घुस जाया करता था, पायलट सहित। तो इस प्रकार उसको भी माने ध्वस्त किया गया। और उस रेगिस्तान में जिस पैटर्न टैंक को अमेरिका अजय कहा था, हमारे बहादुर बांकुरों ने उसको खिलौने की तरह तोड़ा, और अमेरिका के उस गुमान को तोड़ा कि यह अजय है, और पाकिस्तान के भी गुमान को तोड़ा। और भारत का सीना तो तब चौड़ा हो गया कि वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर तोप रख के तोड़ा। उसकी जो रही सही भी जो माने उसकी गुमान था, उसको वीर अब्दुल हमीद ने जब जीप पर तोप रख के तोड़ा, तो उसका गुमान अमेरिका का भी तोड़ा उसने और पाकिस्तान का भी तोड़ा। तो ये अभिशाप विभाजन, जो कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू के द्वारा जो देश बंटवाया गया, उस पाकिस्तान यानी विदेशी ताकतों, खासकर अमेरिका और यूरोप के इशारे पर भारत के विरुद्ध जो है वो हमेशा भारत के विरुद्ध हमेशा भारत के खिलाफ काम करता रहा, और उनके इशारों पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। एक कोई प्रतिक्रिया तेलंगाना से, पूरा नाम तो नहीं पता पढ़ पाया, कोई राजू जी करके हैं, उन्होंने हमारे पदाधिकारी को बताया कि इसे मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार कहा गया है, 7 पीढ़ियाँ भी डूब जाएंगी, क्या क्या क्या। देखिए, हर एक प्रतिक्रिया पर जवाब देना भारतीय आवाम ताकत दल आवश्यक नहीं मानता है, लेकिन उसके विषय में इस तरह का जो भ्रम है वो दूर करना जरूरी मानता है। वैसे पूरा भ्रम तो जनता के बीच में जब ये भारतीय आवाम ताकत दल आएगा। अच्छा, इसके संबंध में एक बात और, इसको रोक करके ये कहा जा रहा है, भारतीय आवाम ताकत दल बहुत जल्द ही अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के बीच में वो आ रहा है। कोरोना का थोड़ा, लॉकडाउन का थोड़ा सा ये अवधि जो है, पीरियड थोड़ा सा
आसान हो जाए, ये तुरंत आपके बीच में आएगा और पूरे आदर के साथ आपको गले लगाएगा। तो ये हमेशा आप लोग आश्वस्त रहिए, मतलब कि सिर्फ यूट्यूब तक ही वो सीमित नहीं रहेगा, आप लोगों के बीच में आएगा। ये चीज़ बताना आवश्यक है। तो वो राजू जी कह रहे थे कि इस मोहनदास करमचंद गांधी को गद्दार कहा गया। राजू जी जैसे लोगों से ये भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से कि कैसे आप उसको महात्मा मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े देशभक्त को उसको दरकिनार करने की जो गद्दारी किया है उसने मोहनदास करमचंद गांधी का, क्या ये पूरा देश जानता है? क्या श्री राजू जी जानते हैं? क्या श्री राजू जी जैसे लोग जानते हैं? ये मोहनदास करमचंद गांधी था जो कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था, उसमें हमारे दुश्मन अंग्रेजों की सहायता के लिए भारतीयों को उसकी सेना में भर्ती करवाया। तो क्या राजू जी जैसे लोग बताएं कि वो मोहनदास करमचंद गांधी देश का गद्दार नहीं हुआ? देखिए, मोटी मोटी बात बताई जा रही है। जिस समय 24 मार्च 1931 जब फांसी लगने वाली थी हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, और इनकी कुर्बानी की बात सुन करके पूरे देश में उबाल था और भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत ऊपर जा रही थी और साथ ही साथ इस मोहनदास करमचंद गांधी की नकली लोकप्रियता बिल्कुल जमीन में धंस रही थी। तभी से इसको जलन होने लगी कि इनको अब कांटा अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो मानने लगा, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो पूरा देश कह रहा था कि भाई गांधी जी आपकी बात अंग्रेज सुनते हैं, आप अंग्रेजों से बात करते रहते हैं, तो आप थोड़ा निवेदन कर दीजिए अंग्रेजों से कि इन शहीदों की फांसी रुक जाए, टल जाए। वो माने न माने बात दूसरी है, लेकिन आप कह तो दीजिए। तो पहले तो बहुत इसे ये टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब बहुत दबाव पड़ा तो एज ए फेस सेविंग डिवाइस मैंने अपना चेहरा बचाने के लिए वो मिलने गया लॉर्ड इरविन से जो वायसराय थे। वहाँ उसने ये कहा कि अरे भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं, इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, इनको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी अशांति और बहुत कुछ अहिंसा फैल जाएगी जिसको आप काबू में नहीं कर पाएंगे। बेहतर ये होगा कि इनको शाम को ही 12 घंटे पहले ही इनको मार दीजिए। तो भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से राजू जी जैसे लोगों से, राजू जी जैसे अपने भारतीय भाई बहनों से ये पूछना चाहता है कि वो मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु को, ये जो हमारे अमर शहीद हैं, हमारे दिलों में आने जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रयान चौकड़ी कागज़ के लाख साजिश के बाद ये साजिश की कि इनकी लोकप्रियता जनमानस में न हो, तब भी हमारे आपके दिलों में देशभक्ति के रूप में सबसे बड़े प्रतिमान हैं, बिल्कुल हमेशा ज्वलंत रहते हैं। इनको कोई कहे कि 12 घंटे पहले मार दो, तो राजू जी जैसे लोगों से ये भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है, क्या इसको गद्दार आप नहीं कहेंगे? भारतीय जनता दल तो यहाँ तक कर रहा है कि जिन गद्दारों का संदर्भ दिया जाता है वो जयचंद और मीर जाफर का,
अरे उनकी गद्दारी तो ये मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी से क्या कि बहुत बौनी हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में क्या क्या गद्दारी इसने किया, इस मोहनदास करमचंद गांधी ने, वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। इसको भी राजू जी जैसे लोग जाने समझें। जो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, जिसके कि 60,000 सैनिकों में से 26,000 सैनिकों ने जान दे दी, शहादत दी, कुर्बानी दी, वो आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए, किस लिए हराते हुए? अपने देश को आज़ाद कराने के लिए हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी। उस आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में नहीं आया मोहनदास करमचंद गांधी, वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए भारतीयों को भड़काया। जरा इसको ठीक से हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी, वह अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए रंगून से कोहिमा आ गई थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। उस आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ, उसके समर्थन में नहीं, के खिलाफ अपने देश के लोगों को और जो अंग्रेजी सेना में भारतीय थे उनको भड़काया। ये गद्दारी नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी की? और तो और सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए, जैसा कि वीडियो पूरा देखें तो उनको मालूम होगा, सरदार पटेल को पूरा समर्थन था कांग्रेस का। सरदार पटेल को दाब करके इस गद्दार नेहरू को आगे किया, उसको सत्ता दिलाने के लिए। क्या ये गद्दारी नहीं है मोहनदास करमचंद गांधी की? और जब आईएनए ट्रायल चल रहा था, उस आईएनए में 3 लेफ्टिनेंट जनरल थे, एक सिख, एक हिंदू, एक मुस्लिम। उसका नाम बताया गया है। सिख मतलब वो ढिल्लन साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लन, लेफ्टिनेंट जनरल सहगल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज साहब। जब इन पर ट्रायल हुआ, अब अंग्रेज किस लिए के थे ये विस्तार से पिछले एपिसोड में बताया गया, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरे देश, मैंने जिस उद्देश्य से वो ट्रायल कर रहे थे वो उल्टी पड़ गई अंग्रेजों के। पूरे देश में एकता की लहर दौड़ गई। उसमें कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता अरुणा आसिफ अली ने बार बार चिट्ठी लिख करके समझाया कि ये बहुत अच्छा मौका है, पूरे देश में एकता है, इस एकता का इस्तेमाल करके हम लोग आंदोलन करें और वो मैंने आंदोलन चलाएं, अभियान चलाएं, धरने पर बैठें, आवरण अनशन जो भी करें, देश को बांटने के खतरे से बचाने के लिए। सारे इस तरह की बातों को, तर्कों को ये मोहनदास करमचंद गांधी वो खारिज कर दिया। इसके मन में तो वही था कि सिर्फ सत्ता दिलानी है गद्दार नेहरू को। तो राजू जी जैसे भारतीय भाई बहनों से भारतीय वामता गद्दार अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है कि क्या ये घृणनीय कृति मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी की नहीं है? जब लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल उसमें का, उसने ये कहा कि भाई देश बांटना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इसका प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से आना चाहिए। देश बिल्कुल बहुत राहत की सांस लेने लगा कि कांग्रेस ठीक है,
दिखावा ही सही, मुखौटा ही सही, आज़ादी की लड़ाई का दम तो भर रहा था ना, तो वो देश बांटने का प्रस्ताव तो पास करेगा ही नहीं। उसको पूरा भरोसा था उसका कांग्रेस पर कि कांग्रेस कम से कम देश बांटने का प्रस्ताव पास नहीं करेगी, लेकिन वो भरोसा भी इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने वो तोड़वाया। पूरे कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश को बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पास करवाया। ये तथ्य है, और इस तथ्य पर इसमें कई पीसीएस में क्वेश्चन भी आ रहे हैं। देश बांटने का प्रस्ताव पास करवा रहा है कांग्रेस से, तो राजू जी जैसे भारतीय भाई बहनों से भारतीय आवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है, क्या ये करतूत मोहनदास करमचंद गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? और तर्क उसने क्या दिया कि यदि ये विभाजन का प्रस्ताव पास नहीं होगा तो वो जो दावा कर रहा है जिन्ना, उसको एक टुकड़ा दे करके शांत नहीं किया जा सकता। नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने धमकी दिया है कि यदि हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ये समझाया कि कांग्रेस को बचाने के लिए इस देश को बांटो। जरा समझिए, कांग्रेस बच जाए और देश बट जाए, यानी कांग्रेस बचाने के लिए देश को बांटा जाए, मतलब कि ये समझाने में ये समझा ले गया वो मोहनदास करमचंद गांधी कि कांग्रेस को अपनी पार्टी बचाना कबूल है और अपना देश बचाना कबूल नहीं है, या कांग्रेस को अपना देश बांट करके भी अपनी पार्टी बचाना कबूल है। ये समझाया उसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने यही दबाव में लिया कांग्रेसियों को। तो राजू जी जैसे भारतीय भाई बहनों से भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है, क्या ये घिनौनी कृति देश के साथ गद्दारी नहीं है? ये तो बोला था ना कि मोहनदास करमचंद गांधी कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। लोगों ने भरोसा किया। ये बुढ़ा इसके पहले भी कई आमरण अनशन करके लोगों को झुकाया था, अपनी बात मनवाया था। ये बुढ़ा मर जाएगा, आमरण अनशन करके मर जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान बनने नहीं देगा। लोगों ने विश्वास किया, लेकिन लोगों के इस भरोसे को तोड़ा उसने और देश के साथ विश्वासघात किया। वो जिंदा भी रहे और देश के दो टुकड़े उसने करवा दिया, पाकिस्तान बनवा दिया। मरा भी तो उसके कुछ महीने बाद ही मरा। तो राजू जी जैसे लोग भारतीय भाई बहन के लोगों से ये भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है, क्या ये इतनी गिरी हुई और घटिया और जघन्य कृति देश के खिलाफ ये मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी की नहीं है? और भी चीज़ें हैं। और तो और
यही गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने गद्दार नेहरू के जरिए वो लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी वो हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिनकी देश के लिए कुर्बानी शहादत आज हमारे इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी मिसाल है, जीती जागती मशाल है, उसको ये मोहनदास करमचंद गांधी गद्दार नेहरू के जरिए लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर के उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने का दस्तावेज बनवाया और उसमें ये व्यवस्था भी डलवाई कि जब भी भारत में पाए जाएं तो उनको पकड़ करके इंग्लैंड को सौंपना। ये भी घटिया जो इसके करतूत है मोहनदास करमचंद गांधी की, राजू जी जैसे भारतीय भाई बहन लोगों से भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से पूछना चाहता है कि क्या ये घटिया करतूत मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी की नहीं है? ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता या उनका जज्बा जितना है इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार नेहरू ने बड़ी साजिशें की हैं। इसीलिए जहाँ एक और ये जीएनपीसी और उसका गद्दार नेहरू जो है, गद्दार जीएनपीसी की गद्दार नेहरू ने जीएनपीसी के बचाव में और अपने बचाव में इसको राष्ट्रपिता, महात्मा, सत्य के पुजारी, अहिंसा के पुजारी बनाकर एक बहुत बड़ी ढाल बनाया अपनी स्वयं के पापों को ढकने के लिए, सारे पापों जो अभी ये बताया गया है। और दूसरी ओर जो साजिश में ये भागीदार था इसको प्रधानमंत्री बनवाने में और देश को बंटवाने में, तो कहीं ये मुंह न खोल दे किसी मौके पर मोहनदास करमचंद गांधी, तो इसको मरवा भी दिया गद्दार नेहरू ने। इसको समझने के वैसे समझिए कि जैसे शातिर किस्म के अपराधी होते हैं ना, उसका नमूना फिल्मों में देखिए कि जो बहुत शातिर किस्म के बहुत और खुंखार टाइप के शातिर दिमाग के होते हैं, तो जिस सीढ़ी के द्वारा वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं, अब मुकाम पर पहुंचने के बाद यानी जरा भी वो वक्त नहीं लगाते, फौरी तौर पर तुरंत उस सीढ़ी को ही ख़त्म कर देते हैं कि कौन हो वो सीढ़ी मुंह खोल दे। अक्सर हमने देखा, तो उसको तुरंत जो है नेहरू ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाया और इसके मैंने मोहनदास करमचंद गांधी को जो गोली लगी इसकी जांच भी नहीं होने दिया। वो सिर्फ इसलिए कि ये जांच होती तो वो खुद ही जो है वो बेनकाब होता। और आरएसएस जो कि नेहरू की पिट्ठू है और आज भी जीएनपीसी की पिट्ठू है, बल्कि वैसे जीएनपीसी का बिल्ली का पंजा है, उसने एक थमा दिया गोडसे को, नाथूराम गोडसे को लो ये मोहरा, ये कुछ नहीं बोलेगा, बस एक ही बात बोलेगा कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। तो इससे जो है तुम बच जाओगे। बस ये तो है किस्सा उसका। तमाम आज भी ये सवाल किया था कि नाथूराम गोडसे ने तो सिर्फ 2 ही गोली मारी और 4 गोली लगी थी उनको, 2 गोली यानी कहाँ से लगी। और इसके पहले जो है कई आक्रमण हो चुके थे। जिस मोहनदास करमचंद गांधी को बाबू 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 करके भुनाता था, उसी बाबू पर कई बार आक्रमण हुए। प्रधानमंत्री के रूप में जो है उनको सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं किया उसको, मोहनदास करमचंद गांधी को। ये सारी बातें हैं, जब जांच होती तो बिल्कुल बेनकाब होता, क्योंकि उनको इसी नेहरू नहीं मरवाया।
तो ये दोनों बहुत शातिर किस्म के, बहुत खतरनाक किस्म के गद्दार हैं इस देश के। और भी चीज़ें बताई जाएंगी, अभी एपिसोड काफ़ी लंबा हो गया इसी से। कुछ चीज़ें इसमें में बताई जा रही हैं, कुछ बाद में। तो ये तो और भी बताई जाएंगी। तो पिछले कई एपिसोडों में बताया गया था कि यह भी एक बहुत बड़ा झूठ अफवाह इन जेएनपीसी वालों ने फैलाया कि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। ये बहुत ही सफ़ेद झूठ है। इसकी सत्यता हमारे देशवासियों को, कुछ लोग तो जानते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग जानते हैं, और लेकिन अब सबको जानने की ज़रूरत है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना जरूरी है कि इस कांग्रेस ने आज़ादी की जंग नहीं न तो लड़ी है, न तो इसने आज़ादी की जंग आज़ादी हासिल की है। ये अंग्रेजी सरकार की शुद्ध रूप से दलाल और मुखबिर थी, और इसके चाटुकार इतिहासकारों ने भी इस बात को कबूला था। ये विस्तार से किसी एपिसोड में बताया गया, फिर से इसका वर्णन करना जरूरी नहीं है। और अंग्रेज अपने चाटुकार लोगों को कुछ खिताब दिया करते थे, राय बहादुर, नाइटहुड। तो दो कांग्रेस के अध्यक्ष, अब एक का तो नाम हमको याद है, फिर वो फिरोज शाह मेहता, उसको नाइटहुड में वो दिया था अंग्रेजों ने, उसी चमचागिरी में। तो चमचागिरी करते थे सर, चमचागिरी, मुखबिरी और दलाली, उसे उसी का इनाम मिला था। उसको जो है नाइटहुड में वो मिला हुआ था। तो ये साफ है कि यह अंग्रेजों की मुखबिर थी, दलाल थी। इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। और जब अंग्रेज भागे भी कैसे, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो स्थापित INA थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके 60,000 में से 26,000 सैनिकों ने जब मैंने आज़ादी के लिए, जब आज़ादी की जंग के में जब वो शहीद हो गया, अपनी शहादत और कुर्बानी दी, उससे प्रेरित होकर के रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई। अस्त्र सेना में भी, आर्मी में भी जो है बगावत होने वाली थी। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी वो आर्थिक रूप से और वैसे भी राजनीतिक रूप से टूट चुके थे, इसलिए खुद ही वो मन बनाए थे जाने के लिए। और यह बात जो है उस समय जो 1947 में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली, वो एक बार आया था करीब 1954-55 में वहाँ कलकत्ता। तो कलकत्ता के जो पश्चिम बंगाल के गवर्नर, जो कलकत्ता के चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के, तो वही उसका कार्यभार देख रहे थे। तो वो अपनी किताब में लिखे हुए हैं कि क्लेमेंट एटली से जब बात होने लगी, क्लेमेंट एटली ने कहा कि वो जो भारत माने अंग्रेज भारत छोड़ने को जो मजबूर हुए, वो गांधी के कारण नहीं हुए थे। वो सुभाष चंद्र बोस की जो सेना ने कुर्बानी दी थी, और जिसके कारण जो है रॉयल इंडियन नेवी में बगावत हुई, और जो हमारी आर्मी में बगावत होने वाली थी, इसके कारण वो छोड़ने में मजबूर हो गया कि भाई अब भारत की सेना को और भारतीयों को काबू में रखना मुश्किल है। गांधी का योगदान बिल्कुल नहीं है, यानी अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने में। यह बात क्लेमेंट एटली ने बोली थी। और क्लेमेंट एटली कौन था? वही वो प्रधानमंत्री था 1947 के आसपास ब्रिटेन का। वो कबूला है, ये सारे तथ्य हैं। तो गांधी के कारण अंग्रेज नहीं भागे, और न तो गांधी न तो ये कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। सत्ता जरूर हथियाई, सत्ता हथियाने में बहुत बड़ी साजिश की, देश को बंटवाया। और तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और, शायद ये एपिसोड लंबा न हो जाए, कि नाइटहुड, अब इसको और एपिसोड में विस्तार से बताया जाएगा।
नाइटहुड इसको भी दिलवाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। देखिए, इस कंट्रोवर्सी में भारतीय जनता दल नहीं पढ़ना चाहता है, लेकिन देश के साथ क्या वफादारी हुई, क्या गद्दारी हुई, इसका जो भी संदर्भ आएगा, तो जो भी व्यक्ति आएगा उसके विषय में बताया जाएगा। आनंद मठ को लिखने वाले थे हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, और उन्हीं की किताब, उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक जो आनंद मठ है, उसे आपका वंदे मातरम हमारे आज़ादी की जंग का वो इनकलाबी नारा था। तो लेकिन उसको ये गद्दार नेहरू नेशनल एंथम, राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। जो अंग्रेजों की चमचागिरी किए थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जॉर्ज पंचम के स्वागत में, वो स्वागत गान को ही बनवा दिया इसने राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक भारत भाग विधाता उसमें जॉर्ज पंचम थे। इतना बड़ा गद्दार है नेहरू। तो अब जो है ये भारतीय जनता दल तो इस मोदी जी से पूछना चाहता है कि क्या वो चमचागिरी वाला जो राष्ट्रगान है जनगण मन को हटा करके वंदे मातरम जो हमारा आज़ादी की जंग का वो इनकलाबी नारा था, पूरा वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनाने की हिम्मत है मोदी जी में? ये सवाल कर रहा है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को। क्या हिम्मत है बीजेपी में? नहीं बने, क्योंकि यह है ये बीजेपी जो है जेएनपीसी के सारे पापों को ढकने वाली संस्था है। इसलिए हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि इसका भी विनाश वो जेएनपीसी की तरह उतना ही आवश्यक है। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।